क्या आपको भी लगता है कि आप एक हत्यारे को स्पॉट कर सकते हैं? हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एक हत्यारा या अपराधी कैसा दिखता है, इसके बारे में हमारे विचार को प्रसिद्ध मामलों और मीडिया द्वारा आकार दिया गया है। हम अमेरिकन सीरियल किलर टेड बंडी की निर्दयी आंखों की कल्पना करते हैं, या एलेन वॉर्नस की डरावनी हंसी के बारे में सोचते हैं। हम शायद ही कभी सोच सकते हैं कि इतना गंभीर अपराध कोई इतना छोटा बच्चा भी कर सकता है, जो यह भी नहीं जानता होगा कि मौत आखिर है क्या चीज। अमरजीत सदा, शायद ये नाम आपने पहले ना सुना हो, लेकिन ये बच्चा मनोविज्ञान और सच्चे अपराध की दुनिया में एक घटना बन चुका है। क्यों? क्योंकि यह दुनिया का सबसे छोटा जाना माना सीरियल किलर है। अमरजीत का जन्म 1998 में बिहार के एक छोटे से जिले माधेपुरा में हुआ था। यहाँ के अधिकतम परिवारों की तरह सदा परिवार भी बहुत बड़ा और गरीब था। अमरजीत के काफी सारे भाई बहन थे। उसकी माँ एक आम गृहिणी थी जो बच्चों का घर पर ही ख्याल रखती थी, जबकि उसके पिता काम पे जाते थे। उसके पिता मजदूरी करके कमाते थे, जो कि इतने बड़े परिवार के लिए परिपूर्ण नहीं था, और परिवार का गुजारा मुश्किल से ही हो पा रहा था। 2004 में पूरा परिवार बिहार के एक दूसरे जिले में शिफ्ट हो गए, जहां उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, जो पुराने काम से थोड़े ज्यादा पैसे दिया करता था, पर सिर्फ थोड़ा ज्यादा। उस एरिया में उनके और भी कई रिश्तेदार थे, तो इस बहाने अमरजीत और उसके भाई बहनों को थोड़ा ज्यादा खाना और प्यार मिलता था उसके चाचा चाची से। उनके पुराने घर की तरह यहाँ भी कई परिवार गरीबी में अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। नए जगह आने के कुछ महीने बाद ही अमरजीत की माँ को एक और बच्चा हुआ, और वह उनके बच्चों को ही संभालने में व्यस्त रहने लगी। तो जो बड़े बच्चे थे वो अपने पड़ोसी के बच्चों के साथ बाहर खेलने जाया करते थे, पर बहुत जल्द ही अमरजीत के काफी सारे शिकायतें आने लगी उसके घर पर। वो दूसरे बच्चों से बुरा बर्ताव करता था और उन्हें मारता पीटता था बिना किसी कारण। पर उसके परिवार को और भी कई बड़ी दिक्कतें थी, इसलिए किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुतों को ऐसा लगता था कि ये एक वार्निंग साइन था कि अमरजीत के साथ कुछ अजीब है, वह आम बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं है। कुछ समय बीत गया जब गांव में कुछ अजीब हुआ। एक दिन सबने ये नोटिस किया कि सदा परिवार की एक लड़की गायब है। लोग उसे सड़कों पे बाकी बच्चों के साथ दिन के समय खेलते देखा करते थे, पर किसी ने उसको काफी दिनों से नहीं देखा। किसी ने खुद से जज कर सदा परिवार से लड़की के बारे में नहीं पूछा। शायद वो किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने गई हो या बीमारी के वजह से चल बसी हो, पर ऐसा पूछना थोड़ा कठोर लगा सबको। पर फिर कुछ महीनों बाद वही चीज फिर से हुई। इस बार गायब होने वालों के नाम में एक नाम एक नवजात बच्चे का था। एक बार फिर से सबने नोटिस किया कि अमरजीत की माँ, जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था, वह अचानक उस बच्चे के बिना ही घूमते नजर आती थी। किसी को कुछ खबर नहीं थी बच्चे के साथ क्या हुआ, और इस बात ने अटकलों का कारण बनना शुरू कर दिया था। तब सदा के पड़ोसियों ने उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया। सबको शक हो गया था कि इस परिवार के साथ कुछ अजीब हो रहा है। कैसा होगा अगर अचानक से आपके 2 बच्चे गायब हो जाए और कोई कुछ ना बोले। इस बात ने सबको हैरान कर दिया था। पर कोई पुलिस के पास क्यों नहीं गया? तो अगर आप उनकी जगह खुद को रख पाए तो शायद आप ये देख पाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। सदा परिवार मुसहर की आबादी का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था, और लापता बच्चों के दोनों मामले उस परिवार के रिश्तेदार थे। अगर सदा परिवार पुलिस से बात नहीं कर रही थी तो और कोई क्यों करे? निश्चित रूप से परिवार इस स्थिति के बारे में सबसे अधिक चिंतित होगा। यदि कोई इस स्थिति को संभालेगा तो वह वो परिवार होगा। यह मामला यही नहीं थमा, और अब एक तीसरा बच्चा गायब हुआ। चुनचुन देवी की एक बेटी थी, खुशबू, जो मुश्किल से 1 साल की होगी। 2007 में एक दिन चुनचुन अपनी बेटी को एक लोकल प्राइमरी स्कूल ले गई और खुशबू को स्कूल के आंगन में सुलाकर चली गई, क्योंकि स्कूल का परिवेश उनको एक सुरक्षित जगह लगी अपने बच्चों को छोड़ने के लिए। पर जब चुनचुन दोपहर को स्कूल वापस आई अपनी बेटी को लेने, वो उसे कहीं नहीं मिली। किसी का ध्यान भी नहीं गया कि खुशबू गायब थी, और न ही किसी ने ये देखा कि खुशबू कहीं गई या उसे ले जाया गया। चुनचुन परेशान हो गई और भागकर अपने गाँव आई अपनी बेटी को ढूंढते, पर वह कहीं नहीं थी। वह खोज जारी रखते हुए भागते हुए सदा परिवार के एक के पास पहुंची और उसको बताया कि क्या हुआ है और वह कितनी डरी हुई है। तब सदा परिवार के रिश्तेदार ने कहा, शायद मुझे पता है इसके पीछे कौन है, और यह सुन के वो दंग रह गई। उन्होंने पुलिस को खबर की और उन्हें लेकर गांव के उस हिस्से में गए जहां गांव के बच्चे अक्सर खेला करते थे। वहां उन्हें इशारा किया जो कि अमरजीत की ओर था, और उसे बुलाया। पहले अमरजीत ने कहा कि वह खुशबू के बारे में कुछ नहीं जानता है और क्या कुछ हुआ है
इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। पुलिस ने जवाब के लिए जोर नहीं किया। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि जिन्होंने उन्हें कॉल करके बुलाया वह एक बच्चे पे सीधा जोर क्यों दे रहे हैं, जैसे वही गुनहगार हो। और फिर अमरजीत शांति भंग करते हुए कहा कि वो जानता है कि वो खुशबू कहाँ है, क्योंकि वही उसे ले गया था। अधिकारी हैरान थे लेकिन फिर भी संशय में थे और अमरजीत से पूछा कि उसने खुशबू के साथ क्या किया है। अमरजीत अफसरों को गांव के एक दूसरे हिस्से में ले गया जो कि थोड़ा बाहर था, जहां किसी का आना जाना बहुत ही कम था, जो हिस्सा गांव से पूरी तरह से अलग था। फिर वह उन्हें एक खराब खुदी उथली कब्र पर ले गया जिसमें खुशबू के अवशेष थे। हर कोई डरा हुआ था और चुन चुन तबाह हो गई थी। एक माँ का सबसे बड़ा डर सच हो गया था। अमरजीत ने पुलिस को बताया कि उसके लिए खुशबू को निशाना बनाना बहुत ही आसान था, क्योंकि स्कूल में किसी का ध्यान नहीं था। खुशबू स्कूल में सो रही थी और मैं उसे थोड़ी दूर ले जाकर उसको पत्थर से मारकर दफना दिया। अमरजीत को पूछताछ के लिए सीधे थाने लाया गया। अफसरों को ये पता था कि ये मामला एक ऐसा मामला होगा जो वो कभी नहीं भूलेंगे। विक्टिम और किलर के उम्र के कारण इस भयानक अपराध के समाचार को फैलने में देर नहीं लगी। हर कोई इस बात से डरा हुआ था कि अमरजीत जितना छोटा सा लड़का भी इस तरह का काम कर सकता है, जिस पर अभिनय करना भी दूर की बात है। खबर फैलने के बाद लोगों को ये जानना था कि अमरजीत को अपनी किए गए काम का कोई दुख या पछतावा है या नहीं। रिपोर्ट्स की माने तो थाने में उसके पूछताछ के दौरान वह बस मुस्कुरा रहा था और अफसरों से बिस्कुट मांग रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत मजा आ रहा हो। सीधे सब इस मुद्दे पर पहुंचे कि अमरजीत को कोई दिमागी बीमारी है और वह मेंटली स्टेबल नहीं है। बेसिकली उसे एक साइकोपैथ करार दिया गया। एक साइकोपैथ एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई शारीरिक दोष नहीं है लेकिन विवेक की कमी है। ऐसे लोग मानवीय भावनाओं को नहीं समझते हैं। विश्वास, समझ, प्यार आदि उनके लिए एक सरल शब्द है। उनमें भावनाएं नहीं होती हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद कई और जानकारियां सामने आई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह पता चला कि अमरजीत के गांव आने के बाद और जो 2 लड़कियां गायब हुई थी, ये बच्चे उसकी चचेरी बहन और उसकी अपनी छोटी बहन थी और उसके परिवार को ये पता था कि उनके गायब होने और उनकी हत्या होने के पीछे अमरजीत था। उसकी छोटी बहन इसका सबसे पहला निशाना बनी। अमरजीत ने ये बताया कि जब सारा परिवार सो रहा था तब अमरजीत ने उसे गोद में लिया और खेत तक ले गया, जहाँ पहले तो उसने उसकी जान ली और लाश को झाड़ी में पीछे छुपा दिया और वापस अकेला घर आया। जब उसके परिवार वालों ने उससे पूछा कि वह कुछ जानता है क्या, तब उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और सबको उदास देखकर वह परेशान हो गया। परिवार ने पुलिस को इत्तला नहीं किया और फैसला किया कि यह घटना फैमिली मैटर है। इस बात को उन्होंने दबा दिया। उन्होंने पहले ही एक बच्चा खो दिया और वो अब दूसरा नहीं खोना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वारदात को दबा दी या अमरजीत को इसके बदले सजा के तौर पर पीटा गया। पर फिर भी ये घटना दोबारा हुआ और इस बार निशाना उसकी चचेरी बहन थी। उसका दूसरा अपराध लगभग पहले जैसा ही था और जब अमरजीत के पिता ने उसके चाचा के साथ एक मीटिंग की और उसे जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई बताई और उससे कहा कि वह तय कर सकता है कि आगे क्या करना है। एक बार फिर उन्होंने मामले को आंतरिक रखने का फैसला किया। वो अब इस उम्मीद पर अमरजीत पर बहुत कड़ी नजर रखेंगे कि ऐसा फिर कभी ना हो। पर ऑफ कोर्स ये फिर से हुआ। अपने बेटे को पहले ही रिपोर्ट ना करने की वजह से उनके परिवार को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अगर वो पहले ही रिपोर्ट कर देते तो शायद इसे रोका जा सकता था। और अब अमरजीत ऑफिशियली दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर बन चुका था। अमरजीत का मूल्यांकन साइको एनालिस्ट शमशद हुसैन ने किया था, जो मानता था कि अमरजीत एक सैडिस्ट के रूप में विकसित हो रहा है जो दूसरों को दर्द देकर संतुष्ट होता है। उन्होंने ये भी कहा अमरजीत को सही और गलत में अंतर का कोई ज्ञान नहीं है। वह काफी हद तक एक हत्यारा बनने के लिए ही पैदा हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि उन्हें कंडक्ट डिसऑर्डर, बचपन की एक मानसिक स्थिति डायग्नोस हुई थी। तो सवाल ये है कि अमरजीत का क्या हुआ? एक बार जब आप दोषी की उम्र को तस्वीर में लाते हैं तो भारत में हत्या के आसपास का नियम बहुत ही जटिल है। भारत में अगर किसी की उम्र लीगली 18 नहीं है तो वो जेल नहीं जा सकता था और अमरजीत तो इस उम्र के आसपास भी नहीं था। अगर वो एक एडल्ट होता
तो शायद उसे उम्र कैद या शायद मृत्यु दंड दिया जाता। अपनी उम्र के कारण अमरजीत को बाल सुधार गृह में कैद कर दिया गया और 18 साल की उम्र तक वहीं रहने का आदेश दिया। अपने अपराधों के कारण उसने अपना अधिकांश समय अन्य कैदियों से अलग थलग रहने में बिताया, उनकी खुद की सुरक्षा के लिए। 2021 तक वो 23 साल का हो चुका है और इसका मतलब यह है कि वो लगभग 3 साल से सुधार गृह से बाहर है। सूत्रों के मुताबिक उसने तब से अपना नाम बदल लिया है और अब इस नई पहचान के तहत एक नया जीवन जी रहा है। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है। आप अपने थॉट्स जो हैं इस केस के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्ते, जय श्री राम।